होलसेल की दुनिया का बड़ा नाम डिलीशियस मील यूके लिमिटेड, इनकी स्पेशल प्रोडक्ट चिकन नगेट, स्टीक बर्गर, अर्शद समोसा, मनोसलवा, पाकिस्तानी पराठे, अहमद फूड्स की तमाम प्रोडक्ट, वाइटल टी, गोलसेल, नेशनल कशी, हमदर्द, लाइफस्टाइल और जजा राइस समेत होलसेल खरीदने के लिए फौरी राबिता कीजिए। Delicious Meals UK Limited, Unit 7, Ambrose Street, Gorton, Manchester, postcode M125DD, telephone number 0161 220 7799, mobile 0779 111 7167, terms and conditions apply. वतन की सियासत हो या दयारी एयर में आबाद कम्युनिटी के मसाइल, बरतानिया, पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में कम्युनिटी की शब रोज से हम रखते हैं आपको बाखबर। आसिफ कुरैशी लाइव टॉक में आप भी बन सकते हैं मेहमान। प्रोग्राम में अपनी शिरकत को यकीनी बनाने के लिए कमेंट जरूर करें। प्रोग्राम देखने और शेयर करने का शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ इंतहाई मुतर्रक कम्यूनिटी के बहुत ही मुतर्रक नौजवान सियासी रहनुमा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो जद मुसलसल की तरह जारी है, और के वालिद ग्रामी का अगर मैं जिक्र यहाँ करना शुरू करूँ तो एक नहीं, अगर 4 प्रोग्राम भी कर दूं तो मेरे ख्याल में वो नाकाफी हैं। कई किताबों के मुसन्नफ, तहरीक आज़ादी कश्मीर पर इतना अबूर के पूरी दुनिया में अगर कोई भी मसला कश्मीर पर बात करे तो मेरी मुराद प्रोफेसर खान जमान मिर्ज़ा मरहूम थे, उनके फार्मूलों पर ही सब अमल दरामद हो रहा था। और ऐसी शख्सियत जिनके तालीमी स्टूडेंट जो है वो दुनिया भर में मौजूद हैं, आज उनके होनहार फर्जंद जिन्होंने सारी जिंदगी जो है वो सियासत में गुजारी, और इस वक्त वो जो है वो लाहौर में आबाद है। कुछ अरसा से वो लाहौर आबाद हो गए हैं। मीरपुर की जान है, मीरपुर की पहचान है। जब भी कोई मामला हो वो फौरी तौर पर मीरपुर पहुंचते हैं। मेरी मुराद हमायूं जमान मिर्जा हैं, जो चेयरमैन जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स कमीशन भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और सीनियर रहनुमाओं में शुमार होते हैं। जनाब हमायूं जमान मिर्जा साहब, सबसे पहले मैं आपको अपने प्रोग्राम में आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। लाहौर से आपने हमें ज्वाइन किया है, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपने इतने मसरूफ शहर से हमारे लिए टाइम निकाला। सबसे पहले मैं आपको अपने प्रोग्राम में आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छा आपका सिलसिला है और जो आपने प्रोग्राम शुरू किया है इस पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू जनाब, बहुत मेहरबानी। हमायूं जमान साहब, आप चूंकि मसला कश्मीर पर ह्यूमन राइट्स कमीशन के जम्मू कश्मीर के चेयरमैन भी हैं, 1 साल के करीब होने को है मसला कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आज मैं जरा कम बोलूंगा, आपको ज्यादा मौका दूंगा। आसिफ साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जो दोस्त मुझे यूके में और दीगर कंट्रीज में सुन रहे हैं, उन दोस्तों को मेरा सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम जनाब, आपका जहां तक आपने जम्मू कश्मीर
की मौजूदा करंट सिचुएशन की बात की है, जी जी 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान के कातिल और जुनूनी वजीर आजम जी नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर के अवाम को जो बुनियादी हक आज़ादी है और जी जो तशख़्ख़ुस था रियासत जम्मू कश्मीर का, जी ये थोड़ा सा पस मंज़र भी बयान करना चाहता हूँ। बिल्कुल जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूर करें। क्रैशी साहब, जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री है वो 6000 साल पुरानी है। जी बिल्कुल। मोदी और मोदी के यारों को ये बात पता नहीं कि जम्मू कश्मीर के अवाम जो हैं उनका स्टेटस जो है वो पूरी दुनिया उसको तस्लीम करती है, उसको यूनाइटेड नेशन ने भी तस्लीम किया है, जो सबसे जी बड़ा इक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है उसने भी बिल्कुल तस्लीम किया है, यूरोपियन यूनियन तस्लीम करती है, मशरक़ वुस्ता, मिडल ईस्ट और दुनिया भर के जो ममालिक हैं उन्हें भी कश्मीर का तशख़्ख़ुस का एक, मैं समझता हूं कि उसकी एक अहमियत है। बिल्कुल जहां तक 370 और 35A जो हिंदुस्तान ने 5 अगस्त को एक जी गनावनी साजिश के तहत जी रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को उनका बुनियादी जो फंडामेंटल राइट्स थे, जो बुनियादी इंसानी हकूक थे, वो पामाल करने की एक साजिश की है हिंदुस्तान जी ने। तो हिंदुस्तान को यह बात बावर कराने का मकसद ये है मोदी सरकार को कि मोदी तुम जितने भी हथकंडे इस्तेमाल कर लो, रियासत जम्मू कश्मीर का जो तशख़्ख़ुस है वो तुम्हें किसी सूरत भी हम खत्म नहीं करने देंगे, ना ही मकबूजा इंशाअल्लाह कश्मीर के बिल्कुल। अवाम तुम्हें इस चीज की इजाजत देंगे। एक ऐसी कौम, एक ऐसी बावकार कौम, एक ऐसी तारीख साज कौम जिसने 2 लाख शोहदा की कुर्बानियां दी हैं, वो किस लिए दी हैं? वो जो तुम गासिब हो, तुम जो जारहियत की है तुमने, जो 72 ईयर्स हो गए मकबूजा कश्मीर में अपना जाबराना गैर इखलाकी गैर कानूनी जो तसल्लुत है वो तुमने बरकरार किया रखा हुआ है। ये तुम्हारे जो काले कवानीन हैं, ये जो तुम्हारे एक्ट है काला का कोटा और टाडा, ये ना कश्मीरियों ने पहले तस्लीम किए ना आज तस्लीम कर रहे हैं। जहां तक जम्मू कश्मीर की इस वक्त तहरीक का जो पस मंजर है वो बताना भी बड़ी जरूरी है नई नस्ल को, क्रैशी साहब। बिल्कुल 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 कि जम्मू कश्मीर के जो अवाम हैं, ये देखें पाकिस्तान बनने से पहले की तहरीक है। जी पाकिस्तान तो 1947 को बना, मर्ज बिल- वजूद में आता है, और ये 1931 से भी पहले की तहरीक है। 1938 में अल्लामा इकबाल इस कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे। जी ये तहरीक आज की नहीं, ये मोदी सरकार को और उसके जो कातिल फौज है उसको ये बावर करा रहा हूं। ये जो तुम इल्जाम लगाते हो पाकिस्तान पर और जो तुम्हारा ये वावेला है कि पाकिस्तान मुलव्वस है, ये इंतहाई हिंदुस्तान के, मैं समझता हूं कि उसके हुक्मरानों की घटिया सोच, और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की नाकबद अंदेशी का नतीजा है। आज पूरी दुनिया का जो अमन है, वो पूरी दुनिया का खित्ता जो है वो मैं समझता हूं खतरे में है, क्योंकि ये वो शख्स है जिसने गुजरात के अंदर सिखों का कत्लेआम किया। ये हिंदुस्तान वही है जिसने जम्मू के अंदर 2,38,000 इंसानों को गाजर मूली की तरह जबा किया। फिर उसके बाद तहरीक चलती रही, 2 जंगें हुई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। उसके बाद 1988 को इंडिजिनस मूवमेंट शुरू होती है, और वो कश्मीरी, उसे हम तहरीक मज़ामियत कहते हैं, जो कश्मीर में इंतफादा था, वो बिल्कुल कश्मीरियों ने खुद तहरीक जारी रखी। वो इसलिए जारी रखी कि हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर में अपना जो गैर इखलाकी गैर कानूनी जो तसल्लुत है वो बरकरार रखा हुआ है। उसने इक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें थी उससे भी इनराफ किया। उसने पाकिस्तान के साथ, चाहे वो सेक्रेटरी खारजा के मुज़ाकरात हों
चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर के सतह के मुज़ाकरात हों या वो प्राइम मिनिस्टर सतह के मुज़ाकरात हों, ये हिंदुस्तान ने शुरू दिन से ना तो उसने कश्मीर के वजूद को तस्लीम किया, ना उसने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम किया। मैं एक हिस्ट्री का तालिब इल्म हूं और मुझे हिस्ट्री में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप दलाइल की बात करेंगे तो दुनिया आपकी बात सुनेगी। मैं ये बातें आलमी बरादरी से कह रहा हूं, मैं उस यूनाइटेड नेशन से कह रहा हूं, मैं दुनिया भर के इंसानी हकूक की तंजीमों से कह रहा हूं, मैं दुनिया के आज़ाद मीडिया से मुखातब हूं कि देखें कि एक हिंदुस्तान जो गुज़श्ता 72 साल से कश्मीर में दुनिया की तारीख का बदतरीन ह्यूमन राइट्स की वो वायलेशन कर रहा है, तो इन हालात में आलमी बरादरी को चाहिए, इक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए, दुनिया भर के पीस जो ममालिक हैं उनको चाहिए कि वो हिंदुस्तान के और मोदी सरकार के इन अज़ाइम के खिलाफ ना सिर्फ उसे दहशतगर्द डिक्लेयर करे, बल्कि हिंदुस्तान जैसे कातिल और सफाक मुल्क के साथ अपना जो रवाबत है वो भी मुनक़ता कर देने चाहिए। क्योंकि जब एक शख्स कश्मीर के अवाम को उनका बुनियादी हक आज़ादी, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देने से इनकारी है और वो ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर के अंदर कत्लेआम का मुजरम है, बल्कि उसमें कंट्रोल लाइन, वो निकियाल सेक्टर हो, वो चकोटी सेक्टर हो, वो दरा हाजी पीर हो, वो लीपा सेक्टर हो, वो निकियाल सेक्टर हो, वो सियालकोट बाउंड्री वर्किंग हो, कोई जगह नहीं छोड़ी हिंदुस्तान ने जहां उसने हिंदुस्तान ने इक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की तौहीन और तज़लील न की हो। तो इन हालात में मैं ये बात आपके प्रोग्राम की वसातत से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के जो अज़ाइम शुरू कर रखे हैं, जिस तरह उसने देखें 2 दिन कबल उसने अपना ड्रोन आज़ाद कश्मीर की लीपा वैली पांडू के मकाम पर वो उसने अंदर उसका ड्रोन दाखिल हुआ, तो फिर हमारे जो अफवाज थी जवानों ने उसको मार गिराया। इससे पहले भी हिंदुस्तान ये इस तरह की एक्सरसाइज गनामनी साजिशें वो करता आ रहा है। तो हिंदुस्तान के साथ जो इस वक्त कुव्वतें मुलव्वस हैं, उसमें इजराइल भी है, उसमें और दीगर ताकतें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और कश्मीर के अंदर ना सिर्फ दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, बल्कि वो इंसानी हकूक की वायोलेशन में भी की मुर्तकिब भी हो रहे हैं। तो इन हालात में हम आलमी बरादरी से ये मुतालबा करते हैं बैसियत कश्मीरी कि हमें जो इक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के अवाम को उनका हक खुदरादियत दिया जाए और हिंदुस्तान और उसके जो वजीर आज़म कातिल वजीर आज़म मोदी को यह बावर कराया जाए कि हिंदुस्तान कश्मीर में कत्लेआम को बंद करे, वो नहते कश्मीरियों पर जो मजालिम के पहाड़ गिरा रहा है उसको रोके। चूंकि 5-6 माह से कश्मीर के अंदर लॉकडाउन है, कर्फ्यू लगा हुआ है, कश्मीर की क़यादत जो है वो घरों में कैद है। सैयद अली गिलानी साहब जिनकी उम्र इस वक्त कमो बेश 95 बरस है, वो घर में कैद हैं। इसी तरह जमीर के कैदी शबीर अहमद शाह साहब, उनको कैद कर रखा है। यासीन मलिक साहब को भारत की उस जेल में रखा गया है जहां मकबूल भट्ट शहीद को फांसी दी गई, तिहाड़ जेल। जी जी बिल्कुल, जी वहां पर उनको रखा गया है। इसी तरह आजम इनकलाबी साहब हैं, मीरवाइज उमर फारूक हैं, प्रोफेसर गनी भट्ट साहब हैं, जफर भट्ट साहब हैं और दीगर क़यादत जो है वो इस वक्त घरों में उन्हें कैद कर रखा है। और पूरी वादी को, श्रीनगर को इस वक्त वहां पर लाल चौक में कश्मीर के अंदर भारतीय फौज ने, मैं समझता हूं कि कत्लगाह बना दिया है। इन हालात में आलमी बरादरी को, दुनिया भर की अमन पसंद कुव्वतों से मैं अपील करता हूं, बैसियत चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन, के वो अपने जो ऑब्जर्वर हैं यूनाइटेड नेशन, आलमी बरादरी, बिलखुसूस सेक्रेटरी जनरल UNO, उनसे मुतालबा करता हूं कि इस वक्त जो कश्मीर की करंट सिचुएशन है
इन हालात में उन्हें चाहिए कि वो श्रीनगर का दौरा करें और वो देखें कि वो सोपुर में क्या हो रहा है, कपवाड़ा में, हंदवाड़ा में, गुलबर्ग में और इसी तरह सोपुर में, लाल चौक में क्या हो रहा है, ताकि यूनाइटेड नेशन के अब मिलिट्री ऑब्जर्वर वहां जाएं। इंसानी हकूक की तंजीमों को वहां जाने से रोका जा रहा है। तो इसलिए हम आलमी बरादरी से ये अपील कर रहे हैं और मैं जी ये बात आज कहना चाहता हूं आपकी प्रोग्राम की वसातत से। जी जी, करें करें। मैं मोदी को कहना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये जो दुनिया में इस वक्त खतरात के बादल मंडरा रहे हैं, ये तुम्हारी वजह से हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में अगर कहीं दहशतगर्दी है, इंतहा पसंदी है, तो वो तुम्हारी वजह से है। तो मोदी की वजह से पूरी दुनिया का अमन खतरे में है। तो इसलिए कबल इसके कि कोई बड़ा वाकया रूनुमा हो, तो यूनाइटेड नेशन को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल। इन हालात में कश्मीर के आवाम सरापा एहतजाज हैं। आप देखें, ये चंद दिन पहले क्रैशी साहब सोपुर में, बशीर जी साहब एक वहां के कश्मीर के एक लोकल शहरी थे, वो बिल्कुल। अपने नवासे के साथ घर से बाहर निकले दूध लेने के लिए। जी वो 3 साल बच्चा साथ था। जब वो बाहर आए तो हिंदुस्तान की वो कातिल अफवाज ने बशीर अहमद को वहीं मौके पर शहीद कर दिया। उन्हें सीने पे गोलियां मार दी गई और वो जो नन्हा बच्चा था, जी जो नवासा था, वो नवासा अपने नाना के पेट पर बैठकर पूरी दुनिया के लिए वो तस्वीर अलामत बन गई, वायरल हुई वो तस्वीर। और पूरी बिल्कुल। दुनिया इस वक्त उसने उस पर वाबेला हुआ कि कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान के कातिल वजीर आजम और उसकी कातिल अफवाज कश्मीर के मजलूम महकूम इंसानों का कत्लेआम कर रही है। ये वो चश्मदीद चीजें हैं कि जिसका पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त अगर कोई इशू, बर्निंग इशू है, तो वो कश्मीर इशू है। तो इन हालात में आलमी बरादरी और कश्मीर के तमाम वहां पर जो लोग बैरून मुल्क वाबस्ता हैं, उनसे मैं ये कहूंगा कि आप हिंदुस्तान की इस जारियत के खिलाफ सरापा एहतजाज बन जाएं। आप कहीं भी हैं, आप हिंदुस्तान के उन जालमाना मजालम के खिलाफ एहतजाज बुलंद करें। बिल्कुल बिल्कुल। हमायूं साहब, हमायूं ज़मान साहब, देख लें कि कश्मीर के अंदर कितना ज्यादा जुल्म हो रहा है। आए रोज जिस तरह मोहम्मद बशीर का वाकया, इस तरह के बेशुमार वाकयात हो रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया भी उनको दिखा रहा है। लेकिन क्या वजह है कि आलमी बरादरी क्यों खामोश है? क्या हिंदुस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो इतनी मजबूत है कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसके मुकाबले में हम उनको सही जवाब नहीं दे पा रहे और कोई भी नोटिस लेने के लिए कोई मुल्क भी तैयार नहीं है? क्योंकि जहां भी हम दुनिया में ये दिखाते हैं कि हमारे लोगों पर वहां जुल्म हो रहा है, लेकिन आलमी बरादरी इस तरह सोई हुई है कि उसको कोई परवाह ही नहीं है कि कश्मीर में क्या हो रहा है। वो कहते हैं जी कि ये हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है, हालांकि ये उसका अंदरूनी मामला नहीं है। और इसके लिए तो सबसे पहले क्या जो हमारी खारजा पॉलिसी है वो सही तरीके से जा रही है और बाहर जो लोग दुनिया है उनको हम सही अपना मसला कन्विंस कर रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? आसिफ साहब, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया है। जहां तक पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का तल्लक है, जी और एक जो आपने इसके साथ रिलेटेड एक बात जो आपने कही कि क्या भारत की सफारतकारी इतनी तेज है कि वो झूठा होकर भी सच्चा साबित होने की कोशिश कर रहा है, तो हिंदुस्तान की थोड़ा आप पस मंजर में देखें। मैंने जैसे गुजारिश की थी कि हिंदुस्तान ने कभी भी उसने मुज़ाकरात, चाहे वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की सतह पर हुए या प्राइम मिनिस्टर सतह पर, जी मैं थोड़ा हिस्टोरिकल आपको एक उसकी एग्जांपल दूंगा जी कि कौमों के अंदर एक लीडरशिप होती है। किसी भी जी कौम की कोई लीडर होता है जी जो बेहतर सफारतकारी कर सके और अपना केस, अपना मुकदमा बैनुल अक़वामी सतह पर लड़ सके।
मुझे अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब, जो जी तीसरी दुनिया के एक अजीम लीडर, इनकलाबी लीडर थे, जी बैसियत वजीर आजम, बैसियत सदर पाकिस्तान, जब उन्होंने हिंदुस्तान का दौरा किया तो हिंदुस्तान के पास हमारे 93,000 जंगी कैदी थे और जी 5,000 मुरब्बा मील का इलाका हिंदुस्तान ने उस पर कब्जा किया हुआ था। अब ये जी मसले जंगू से नहीं हल होते, इसके लिए लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है, आला क़यादत का होना बहुत जरूरी है, दानिशमंदी का, फहम फरासत का। तो जी जुल्फकार अली भुट्टो के पास कोई क्लाशनकोफ नहीं थी, कोई टैंक नहीं था। उसने अपने से 4 गुना बड़े मुल्क के साथ 2 जुलाई 1972 को जब वो इंडिया गए तो वहां पर उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी के साथ जब डायलॉग किया, जब मुज़ाकरात की बात आई, तो भुट्टो साहब ने अपनी आला फहम फरासत से 93,000 जंगी कैदी भी वापस लाए और 5,000 मुरब्बा मील का इलाका भी वापस लाया, कश्मीर का। जी तो वो थी लीडरशिप। तो वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उन्होंने जिस तरह गरजदार आवाज के जरिए उन्होंने कश्मीरियों का मुकदमा पूरी कुव्वत के साथ लड़ा। और एक बात मैं आज आपको एक बात बताता चलूं हिस्टोरिकल। जी जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने 28 फरवरी 1975 को इंदिरा अब्दुल्ला एकॉर्ड के खिलाफ हड़ताल की अपील की कॉल दी थी। जी बाखुदा आज तक 70-72 साल गुजर गए, उस तरह की तारीख साज हड़ताल आज तक नहीं हो सकी। इतनी बड़ी तारीखी हड़ताल थी कि इंडिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया भुट्टो साहब ने। और फिर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जब भुट्टो साहब ने जम्मू कश्मीर का मुकदमा पूरी कुव्वत के साथ लड़ा तो दुनिया के तमाम ममालिक ने भुट्टो साहब की तायद की। तो बात यह है कि उसके बाद पाकिस्तान के अंदर बड़े अरसे के बाद वजीर आजम इमरान खान साहब ने इक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, बेनज़ीर भुट्टो साहब भी गई वहां पर, इमरान खान साहब गए और इन्होंने बड़े जानदार मौक़िफ़ अपनाया और वहां पर कहा कि मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनकर यहां आया हूं और कहा कि कश्मीर के फैसले कश्मीर में होने चाहिए। तो जहां तक पाकिस्तान की सफारतकारी का तल्लुक है, मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं आपकी नीयत पर शक नहीं करना चाहता। जब जी आप जम्मू कश्मीर के मुकदमे को सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं ले जाते, हम अपना केस जीत नहीं सकते। हमारा मसला सिक्योरिटी काउंसिल में है और ये हिंदुस्तान था जो खुद लेके गया था वहां। उसने कश्मीरियों को ये यकीन दहानी कराई थी कि हम उन्हें उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देंगे, लेकिन भारत से ये तवक्को नहीं की जा सकी। इसलिए कि पाकिस्तान के वजीर आजम से मैं ये बात कहूंगा कि जिस तरह देखें, हिंदुस्तान, जैसे आपने कहा कि उनकी लॉबी क्यों तेज है, उनको डोनाल्ड ट्रंप भी यकीन दहानी कराता है, उसको इजराइल भी, उसको रशिया भी और उसको बाकी हिंदुस्तान की सपोर्ट। बिल्कुल तो पाकिस्तान को यह सफारतकारी की जो कामयाबी नसीब हुई, उसमें मैं दाद देता हूं डॉक्टर महातीर को, मलेशिया के। उन्होंने हमारी सपोर्ट की। मैं तुर्की के तैयब रजब अर्दगान को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की हमायत की। मैं चाइना को सपोर्ट करता हूं कि उनको खराज तहसीन पेश करता हूं, क्योंकि इस वक्त आप देख लें कि इंडिया के वहां पर लद्दाख में क्या हो रहा है। वहां चीन ने हिंदुस्तान को वहां से ऐसे भगाया है, क्योंकि वहां अक्साई चीन है, वो चीन का हिस्सा है वहां पर। तो चीन ने बड़ी कैटेगोरिकली कहा है कि हिंदुस्तान को कि मैं तुम्हें कब्जा नहीं करने दूंगा। हिंदुस्तान की ख्वाहिश थी कि अगर वो लद्दाख पर आ सकता है तो वो दाखिल हो सकता है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन चाइना ने पाकिस्तान से शुरू दिन से, जो भुट्टो साहब ने पाक चीन दोस्ती की जो दोस्ती लगाई थी, वो आज तक बरकरार है। तो इसलिए
हमें चाहिए, हमारी पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए, इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे वजीर खारजा को चाहिए कि वो जितने ममालिक हैं उनसे अपने रवाबत को बरकरार रखें, वो यूरोपियन यूनियन के साथ मुलाकातों को बढ़ाएं, इसी तरह वो अरब ममालिक में जाएं, और जो मैंने आपसे गुजारिश की कि अपना इस्लामी ब्लॉक बनाने की कोशिश करें ताकि हम अपना मुकदमा खुद लड़ सकें और हमारी दुनिया हमायत कर सके। जब आपकी फॉरेन पॉलिसी उसी अंदाज में बेहतर होगी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर को सही तौर पर जम्मू कश्मीर की दो तरफा क़यादत वन ऑन वन मुलाकात करे, उन्हें बताए कि आपको इन लाइनों पर चलना है, आप हमारे काज को सिक्योरिटी काउंसिल में कैसे ले जा सकते हैं, आप हमारे आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को भेज दें ताकि हिंदुस्तान ये वाविला भी ना कर सके। क्योंकि कश्मीर का केस है, सियासी इख्तलाफात और नजरियात अपनी जगह, यह नहीं सोचना चाहिए कि आजाद कश्मीर में किसकी हुकूमत है, पाकिस्तान में किसकी हुकूमत है। चूंकि काज बहुत बड़ा है, चूंकि हमें काज को देखना है। रियासत जम्मू कश्मीर की आजादी के लिए तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर होना पड़ेगा ताकि हमारी सफारतकारी बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम हो। जब हम एक पेज पर होंगे, जब कश्मीर की लीडरशिप और पाकिस्तान की लीडरशिप एक मेज पर बैठेगी, यकीन जाने, मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कहना चाहता हूं आज, यकीन जाने कश्मीर ने आजाद हो जाना है। बिल्कुल, कश्मीर ने आजाद हो जाना है। हमें किसी बैरूनी किस ममालिक की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कश्मीर की दो तरफा लीडरशिप अपने मुल्क प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ एक टेबल पर बैठ गई, कश्मीर उसी दिन आजाद हो जाएगा। ये मेरी बात आसिफ कुरैशी साहब, मैं आपसे, आपके प्रोग्राम से जो दोस्त मुझे सुन रहे हैं, हमें एक पॉइंट पर बात करनी चाहिए। ये जो हम नारे लगाते हैं, थोड़ा सा हमें प्लीज, मैं सबका एहतराम करता हूं, लेकिन बात करनी चाहिए हमें आजादी की। जब हम आजादी की बात करेंगे, दुनिया आपकी हमायत करेगी, दुनिया हमेशा आजादी की हमायत करेगी। मैं इसी तरह भी यही मैं नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि कश्मीरी क़यादत को एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। आप देख लें कि अभी हम जितनी कश्मीरी क़यादत है, जो मसला आपने बयान किया है कि हम जो है वो खुद इस मसले पर अभी मुतफिक नहीं है। मेरे ख्याल में पहले हमको इस एक टेबल पर जो कश्मीर की क़यादत है उनको बैठना चाहिए, उसके बाद में कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार हो, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान हो, कश्मीर बनेगा कश्मीर हो, जो भी हो, ये तो बाद की बात है। हमें पहले मिल बैठकर कोई फार्मूला तो तय करना चाहिए कि हमें इसको आजाद कराने के लिए क्या करना है। जब एक चीज हमारे पास है ही नहीं, तो जब होगी तो उसके बाद देखा जाएगा। पहले उसको लेने की तो कोशिश करें कि उसको लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात की आपने कुरैशी साहब। मैं देखे, मैं लाहौर में हूँ, मैं पाकिस्तान की बड़ी हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ, लाहौर की। जी जी। मैं वहां पर एज ए मोटिवेशन स्पीकर जाता हूँ, वहां मैं एड्रेस करता हूँ यूथ से। वो मुझसे एक सवाल बार बार पूछते हैं जी। वो मुझसे ये पूछते हैं कि हम मिर्जा साहब, आप बताएं कि आपकी लीडरशिप जो आपके यहाँ कश्मीर की लीडरशिप है, एक वजीर आजम और बयान देता है, सदर और बयान देता है, अपोजिशन और बयान देती है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मौकफ और है, यहाँ बड़ा कंट्रडिक्शन आ जाता है। क्योंकि जब मैं इसीलिए आज कहना चाहता हूँ इस आपके प्रोग्राम की वसातत से, ये जो हमारे यहाँ लीडर बहुत हो गए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जब लीडर एक होगा, जब लीडर बात करेगा, लीड करेगा कश्मीर की क़यादत की, तो उसको तमाम सियासी क़यादत उसको सपोर्ट करेंगे। जब उसका एक मौकफ होगा, वो मिल बैठ कर मशावरत करेगा आर पार की क़यादत से, तो वो फिर जाए पूरी कुव्वत के साथ अपना मुकदमा लड़े। ये है वो रुकावटें, और इसी वजह से आज 72 साल गुजर गए। हम कभी पाकिस्तान की कोई हुकूमत आती है, उसको इल्जाम लगा देते हैं, जी आज इसकी पॉलिसी ठीक नहीं, आज फलां की जमात की पॉलिसी ठीक नहीं, आज फलां की। वो भाई, पहले मैं अपने गिरबान में झांकूं कि मेरी क़यादत क्या कर रही है। इन 72 सालों में मेरी क़यादत में, लीडरशिप ने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को, नौजवानों को, यूनिवर्सिटियों के लाखों स्टूडेंट्स को कितना मोटिवेशन किया है, कितना कश्मीर पे उन्होंने
उनको ब्रीफ किया है। ये वुजरा की फौज, सदर वजीर आजम अलहदा जा रहा है, कोई फातिहा लगाने जा रहा है, कोई पाइप टूटी नलके के लिए इफ्तिदा कर रहा है। ये कश्मीर, ये कौमें, इतनी बड़ी कौम, उसका ये तो नहीं उसका एजेंडा। वो तो बहुत बड़ा मिशन है कश्मीर का। हमारी असल में नौजवानों को इन कामों में लगा दिया गया है, तहरीक आज़ादी को डाइवर्ट कर दिया गया है। और फिर जब देखते हैं कि कोई उठता है कंट्रोल लाइन तोड़ता है, कोई उठता है मुखालफत करता है, ये कंट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। मैं नेल्सन मंडेला की हिस्ट्री पढ़ रहा था, बायोग्राफी। देखिए, उसने 27 साल जेल काटी। उसने अपनी कौम से कहा कि आप मुझे लीडर मानते हो, मैं आपका मुकदमा लड़ूं अगर आप मुझे सपोर्ट करें। उसने 27 साल जेल काटी और उसको अपना इंसाफ मिल गया। ईस्ट तैमूर आजाद हो गया, वियतनाम आजाद हो गया, अलजायर की तहरीक है, फलस्तीन को मुबसर का दर्जा मिल गया। नहीं मिला तो मेरे कश्मीर को। आखिर कोई है गलतियां, कोताहियां हैं हमारी लीडरशिप के अंदर। कुछ गलतियां हमारी लीडरशिप की हैं जिस वजह से हमारा केस आलमी बरादरी भी नहीं सुनती, क्योंकि हम मुख्तलिफ नारे लगाते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस देते हैं, कभी ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, और ये इस तरह से हमें बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि मैं कश्मीर का बेटा हूं, मुझे गुलामी से नफरत है। कुरैशी साहब, मुझे बड़ा दुख लगता है जब मैं श्रीनगर बात करता हूं, जब सोपुर में, जब कपवाड़ा में, जब मैं श्रीनगर में बात करता हूं कश्मीरी कायदीन से, जब उनकी मैं आव पुकार सुनता हूं, जब मैं उनके आंसू को देखता हूं, जब उनकी आवाज सुनता हूं, रंधी हुई आवाज, खून में डूबी हुई आवाज, तो रोना आ जाता है। वो पूछते हैं कि हमारी लीडरशिप, हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं। तो प्लीज खुदारा, आजाद कश्मीर की लीडरशिप से कहता हूं, पाकिस्तान की लीडरशिप से भी कहूंगा कि खुदारा अपने इख्तिलाफात को छोड़ दें। बहुत बड़ा काज है, एक प्लेटफार्म पर हो जाएं, कश्मीर के लोगों को आजादी दिलवा दें। कम से कम एक एजेंडा तो सामने आए ना, एक एजेंडा सामने आना चाहिए कि जी हमें कश्मीर की आजादी के, मैंने आपको बता दिया है, वो एजेंडा ये है कि आजादी की बात की जाए, हक के खुद इरादियत की बात की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बस सबसे मेन जो चीज है इस पर बात करें। मायूस मान साहब, आपके वालिद इंस्टीट्यूट ऑफ कश्मीर स्टडी के बानी डायरेक्टर भी रहे हैं, इंचार्ज भी रहे हैं। उनका साबिक सदूर मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान मरहूम, गाजी मिल्लत सरदार इब्राहिम खान मरहूम, KH खुर्शीद खान मरहूम के साथ बड़ा करीबी तल्लुक भी रहा है। मसला कश्मीर पर उन्होंने 32 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, बहुत बड़े मुसन्नफ अदीब थे। कोई ऐसा फार्मूला उन्होंने इन किताबों में अपनी में दिया हो कि कश्मीर के मसले का आसान तरीन हल क्या है? आप इस कोई किताब का हवाला दे सकते हैं उनकी किसी किताब से? जनाब आसिफ साहब, वालिद साहब ने तो 32 किताबें लिखी हैं कश्मीर पर। जी जी बिल्कुल। और अल्लाह ताला ने उनको, मैं समझता हूं कि एक अथॉरिटी थे वो कश्मीर पर। उनके जो शागिर्द थे वो पाकिस्तान के बड़े ओहदों पर फायज हुए। कश्मीर में वो प्राइम मिनिस्टर बने, चीफ जस्टिस बने, सदर बने, बड़े ओहदों पर बैरून मुल्क सफारतकार बने। अब बात यह है कि जो उन्होंने अपने हम असर दोस्तों के साथ, जो पॉलिटिशियंस थे, जिनमें गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान जिनका आपने जिक्र किया, जनाब कायद आजम के सेक्रेटरी जनाब KH खुर्शीद साहब, मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब, और बहुत सी तहरीक आज़ादी की गुमनाम शख्सियात उनके साथ, उनका बड़ा गहरा तल्लुक था। तो प्रोफेसर खान ज़मान मिर्ज़ा मरहूम की जो लाइब्रेरी से जो उनकी बुक्स है, जो उनका मुतालिया अगर आप करें तो उसमें बड़ी कैटेगरीली ये बात लिखी है कि आप हक खुदरादियत की बात करेंगे, आप आज़ादी की बात करेंगे, दुनिया आपकी सपोर्ट करेगी। उन्होंने फार्मूले का यही कहा था कि आप कश्मीरियों को कश्मीर की तहरीक कश्मीर के असल वारसों के हाथों में दे दें, कश्मीर ने आज़ाद हो जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आज ये बात नई नस्ल से कहना चाहता हूं जी, जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे आज बात कहना चाहता हूं बड़े कैटेगरीली कि कश्मीर की इफ़त माओं, बहनों, बेटियों, बुजुर्गों और नौजवानों का जो कीमती खून है
मेरे वालिद साहब को जिंदगी में एक हसरत जरूर रही, तो उन्होंने कहा था कि बेटा अगर मैं कश्मीर ना देख सका तुमने जरूर देखना है कश्मीर, और वो आज़ाद हो जाएगा। और उसकी नौयत क्या होगी, वो आज़ादी कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। और उन्होंने कहा था कि कश्मीर के अवाम ने अपने जोर बाजू ये कश्मीर आज़ाद करा लेंगे, और वो ये था कि आज़ादी 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 उन पर ईमान था। ये थी उनकी सोच, ये थी उनकी फिक्र। वो ये चाहते थे कि कश्मीर को कभी किसी सूरत तकसीम नहीं होना चाहिए। वो किसी सूरत, ये जो खूनी लकीर है, ये जो हमारे दरमियान खींची, उससे उनको बड़ी तकलीफ होती थी। ये जो एक खूनी लकीर खींच दी गई है, इसके वो सख्त खिलाफ थे। वो कह रहे थे पूरी कश्मीर की कौम की आज़ादी हो जाए, कश्मीर को आज़ादी मिल जाए। वो उस कश्मीर के मुतमनी थे। तो आज मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ये कहना चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से ये मुतालबा करूंगा कि जनाब वजीर आजम, आप जिस तरह कश्मीर के एम्बेसडर आपने कहा था, और आपने जिस तरह इक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, और फिर जिस तरह आपने आज़ाद कश्मीर के कैपिटल मुजफ्फराबाद में आप 2-3 मरतबा आए, आपने बड़े कैटेगरली कहा कि कश्मीर के फैसले कश्मीर में होंगे। तो मैं आपसे ये आज बात करना चाहता हूं कि अगर आप करतारपुर बॉर्डर खोल सकते हैं, जो बहुत जल्दी खुल गया और बड़ी शानदार इमारत बना दी, उनका अगर आपको उनके अपने फंडामेंटल राइट्स दे दिए, तो वजीर आजम पाकिस्तान, मैं कश्मीर का बेटा हूं, मेरे कश्मीर के तमाम बॉर्डर खोल दिए जाएं ताकि मेरी माँ इधर आ सके। बाप इधर है, माँ उधर है, बेटा इधर है तो बेटी उधर है, बिल्कुल भाई इधर है, और खानदान के खानदान तकसीम हो चुके हैं। ये चीज इस वक्त बड़ी तकलीफ दे है। तो प्लीज कश्मीरियों पर, और जो इस वक्त मजलूम हैं, उनकी नजरें आप पर लगी हुई हैं, क्योंकि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। मकबूजा कश्मीर में जिस तरह आए रोज जुल्म सितम, इंसानी हकूक जो पामाल हो रहे हैं, घर के घर लूट रहे हैं, उनकी नजरें आपकी तरफ हैं, आज़ाद कश्मीर की क़यादत की तरफ हैं। वो देख रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ कब होगा, हमें आज़ादी कब मिलेगी। ये चीज़ें हैं जो बड़ी तकलीफ दे हैं। दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ जो आज़ादी है, वो बड़ी नेमत है। अगर कश्मीर के लोग इस तरफ, आज़ाद कश्मीर के लोग अगर आज़ाद फ़ज़ाओं में हैं, पाकिस्तान के लोग अगर आज़ाद फ़ज़ाओं में हैं, तो मेरे कश्मीर जो उस पार है उसको भी आज़ाद फ़ज़ाओं में होना चाहिए। ये है मेरी सोच, ये है मेरी फिक्र, ये है मेरा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मुतालबा कि आप हमारे कश्मीर के तमाम बॉर्डर्स को खोल दें ताकि हमारे अजीज और कारब एक दूसरे से मिल सकें। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक आप का मैसेज पहुंच गया। इंशाल्लाह हमारी जो क़यादत है उसको भी चाहिए कि इस मसले को जो है कि जो हमारा बॉर्डर है उसको खुलवाने में किरदार अदा करे। अब थोड़ी सी आपकी सियासत पर बात हो जाए। हुमायूं ज़मान साहब, आप कब पीपल्स पार्टी में शामिल हुए और पीपल्स पार्टी में आपका क्या ताल्लुक है, थोड़ा सा इस हवाले से मुझे बताएं कि आप हमेशा जो है वो जब भी देखा, मोहतरमा की बरसी हो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की बरसी हो, आप हमेशा जो है वो सफ़े अव्वल में होते हैं। आप पीपल्स पार्टी में कब आए, थोड़ा सा हमें ये बैकग्राउंड भी बता दें आज। क्रैशी साहब, मुझे हाँ अच्छे, हमने सवाल जवाब कश्मीर पे बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, अब आपने सियासत पर ले आए, मुझे वो शेर याद आ गया, याद माजी अजाब है यारब, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। सही। गुजारिश ये है कि मेरी जो सियासी जो वाबस्तगी है, मैं 1986 को, ये 10 अप्रैल 1986 की बात है, जब आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बहादुर बेटी, जब पाकिस्तान आती हैं, तो उनके 10 अप्रैल 1986 की ये बात है कि लाहौर में उस वक्त जब वो जिलावतनी की तवील जिलावतनी का वक्त गुजार कर लाहौर आई पाकिस्तान में,
कमो बेश 22 लाख इंसानों के समुंदर ने उनका तारीख साज इस्तकबाल किया। आज तक बहुत इसका शहीद रानी का रिकॉर्ड टूट नहीं सका। तो नो मैं डाउट गवर्नमेंट कॉलेज मुजफ्फराबाद में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। जी तो मैं वहां से दोस्तों के साथ वहां पर आया और वो दिन और आज 2020 है और मैं उसी पार्टी के साथ वाबस्ता हूँ। फिर मैं मुजफ्फराबाद में वहाँ एक्टिव हो गया और फिर मुझे मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहा डिस्ट्रिक्ट का, पीएसएफ का जी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। फिर उसके बाद जब शहीद रानी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनी पहले टेन्योर में जी 1990 वाली जो हुकूमत थी, तो शहीद रानी ने मुझे जम्मू कश्मीर पीपल स्टूडेंट फेडरेशन स्टडी सर्कल का मरकजी सेक्रेटरी जनरल आज़ाद कश्मीर का जो है नामजद किया। ये बेनज़ीर शहीद रानी की मेरे साथ जो शफकत थी, मोहब्बत थी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो मेरी वाबस्तगी थी, उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारियां दी। फिर उसके बाद पार्टी के लिए मार्शला दौर में मुख्तलिफ अदवार में एक कैद व बंद की सोबतें भी बर्दाश्त हुई और एक लॉन्ग सफ़र है। और ये आपके चूँकि एक प्रोग्राम एक टाइम है, मैं वो बातें वो तारीख साज वो जो अदवार थे मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं गाजी मिलत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान जो हमारी पार्टी के 5 साल सदर रहे, मैंने जी उनके साथ सफ़र तय किया। जी उसके बाद साहबजादा इसाक जफर जो हमारी पार्टी के सदर थे उनके साथ 5 साल गुजारे। फिर इसी तरह मुमताज हुसैन राठौर साहब जो पार्टी के सदर थे उनके साथ 5 साल गुजारे। उसके बाद फिर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर थे, उनके साथ 5 साल गुजारे। उसके बाद फिर एक दौर आता है आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो पार्टी के प्राइम मिनिस्टर है, 8 साल इनके साथ गुजारे। इनके साथ चूँकि बहुत सख्त इख्तलाफात हुए, तो मैं इस आखिरी जो टेन्योर था इसमें मेरे इंतहाई सख्त इख्तलाफात हुए। चूँकि इसलिए हुए थे इख्तलाफात साबिक प्राइम मिनिस्टर से कि इन्होंने पार्टी की जो जेन्युइन लोग थे, जो जियाले थे, जिन्होंने मारे खाई थी, जिन्होंने जेलें काटी थी, मैं ये सवाल अभी आपसे मैं ये सवाल पहले पूछूंगा फिर आपने जवाब देना। इसलिए कि आप इतना अरसा पीपल्स पार्टी में रहे, पीपल्स पार्टी में बड़ी तवील जदोजहद है आपकी, बड़े बड़े सदूर के साथ आपने काम किया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में बरसर इक़्तिदार आई, ऐसे ऐसे लोग कोऑर्डिनेटर बने जिनको कोई जानता भी नहीं था। आप जैसे जो बानी पीएसएफ में थे उन लोगों को क्यों नजरअंदाज किया गया, इसकी क्या वजह थी? रैशी साहब, एक बात मैं थोड़ा सा इसका तारीखी पस मंजर बता दूं जी कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के यहाँ एक खूबी थी। जी वो अपने जियाले को पर्सनल लेवल पर जानते थे और बाय नेम जानते थे। भुट्टो साहब जहां कहेंगे, पाकिस्तान में हो या आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में कहीं भी आ जाते, शहीद रानी पाकिस्तान में कहीं भी चली जाती या आज़ाद कश्मीर के किसी कोने में आ जाती, उन्हें पता था कि मेरा वर्कर कौन है, मेरा जियाला कौन है। बदकिस्मती ये रही कि उसके बाद उनकी शहादत के बाद पार्टी के अंदर आज़ाद कश्मीर में कुछ लीडरशिप ऐसी आई, कुछ लोग ऐसे आए जो पैराशूट के जरिए आए, जिनको पैराशूट के जरिए अहदे दिए गए। और जो पौंड नहीं होते आपके बरतानिया में पौंड, जी जी उनकी चमक से वो आगे आए। क्योंकि मेरी कोई बड़ी बरादरी नहीं थी, मेरे पास कोई जायदाद नहीं थी, मेरे पास कोई पैसा नहीं था कि मैं इन्हें दे सकता कि मैं एक जाली और खुद साख्ता एडवाइजर बन जाता। ये मेरी तौहीन थी, ये मेरे वालिद की भी तौहीन थी, मेरे जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद रानी की भी तौहीन थी। इसलिए मेरे ज़मीर पर बोझ समझा, मैंने कलमा हक बुलंद कर दिया। मैंने वक्त के वजीर आजम को ललकारा और पूरी शद्दोमत के साथ ललकारा। क्योंकि अब वो उम्र के इस हिस्से में मैं उन्हें मिलने गया, तो अब वो शख्स जो उसने मेरे साथ 8 साल 5 साल तो अपनी हुकूमत में और 3 साल उसके बाद, उन्होंने मुझे नजरअंदाज कर दिया। मुझे पता चला कि साबिक वज़ीर आज़म चौधरी मजीद साहब बीमार हैं और बहुत शदीद बीमार हैं।
जब मैं कुछ दिन पहले मीरपुर गया तो मैंने उनके बेटे को फोन किया कि आपके वालिद साहब घर पे हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल घर पे हैं। मैंने कहा मैं मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आप आ जाएं। जब मैं उनको मिलने गया तो उनके आंसू देखकर और रो पड़े और मेरा हाथ पकड़कर और मुझसे कहा कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको इज्जत नहीं दे सका। इस सवाल के बाद मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि वो उम्र से भी मुझसे बड़े थे और तजर्बे के लिहाज से भी सीनियर पार्लियामेंटेरियन और साबिक प्राइम मिनिस्टर भी थे। मैंने बेहतर यह समझा कि दरगुजर कर दिया जाए, क्योंकि मैंने अपना फैसला अपने रब की अदालत में दे दिया था उसी वक्त जब मेरे साथ मेरे मैरिड का कत्लेआम किया गया। वो कौन नादीदा लोग थे, वो कौन से लोग थे एडवाइजर जो प्राइम मिनिस्टर के कान भरते रहे, जो जिन्होंने मुझ पे हमले भी करवाए, मुझ पर 2 दफा अदा कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में तशद्दुद करने पर भी उतर आए। बहुत से ऐसे वाकयात हैं। अब चूंकि वो बुजुर्ग हैं, उम्र के इस हिस्से में हैं, अब मेरा उनके साथ ये मैंने जब दरगुजर कर दिया, माफ कर दिया, तो फिर उसके बाद ये गुंजाइश नहीं रहती। ये बहुत ही सती गुफ्तगू हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि मेरा आपने प्रोग्राम सुना होगा, शायद मैंने अरशद बरकी साहब से भी प्रोग्राम किया, तो वो भी आपको पता है कि मोहतरमा के ओवरसीज के कोऑर्डिनेटर भी रहे। जी जी और जी जी वो भी दिल बर्दाश्ता होकर आप पार्टी, मेरे ख्याल में उन्होंने तो पार्टी छोड़ दिया है, आप तो अभी स्टिल वो पार्टी में हैं। आसिफ साहब, अरशद बरकी साहब ना सिर्फ पार्टी के डाई हार्ड वर्कर थे, जियाले थे। यकीन जाने कि शहीद रानी उनके घर जाया करती थी। बिल्कुल बिल्कुल सही लंदन में मैंने और बरकी साहब ने कई मुलाकातें की बीबी साहबा से। 30-32 साल उनका तो मुझसे भी सीनियर है वो। उनके साथ साथ ख्वाजा हुमायूं पाशा साहब हैं और इसी तरह सरदार आजाद खान हुआ करते थे। अलियास चौधरी, नसीम चौधरी इंग्लैंड में हैं, मेरे दोस्त हैं जो सफर गुजरा है। बहुत से दोस्त नाम है, सरदार आबद हुसैन आबद साहब हैं, सरदार जावेद अयूब हैं। ये मेरा एक तवील सफर है पीएसएफ से। हम लोग इकट्ठे एक सफर तय किया है। पार्टी के लिए आपकी बहुत कुर्बानियां हैं। बिल्कुल। तो बात ये है कि ये बरादरियों के नाम पर, ये पैसों की चमक के नाम पर ओहदे, ये बड़ी तजलील होती है, ये बड़ी तौहीन होती है। मैं एक सियासी वर्कर हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने स्ट्रगल किया है। मेरा ज़मीर मुतमिन है कि मैंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद उनके लख्ते जिगर बिलावल भुट्टो के साथ आज भी उसी तरह खड़ा हूं। मैं ओहदे की लालच होती तो मैं जमात छोड़ जाता, लेकिन मैंने जमात नहीं छोड़ी, क्योंकि ये जमातें माँ होती हैं, ये रोज रोज नहीं बदलाया करते। इसलिए कि ये एक स्ट्रगल का नाम है, जदोजहद। ओहदा कोई चीज है, ओहदे की कोई हैसियत नहीं। इंसान की जिंदगी, इंसान की जदोजहद सबसे बड़ी दौलत है। और जब कभी आप जिंदगी से जब आप रुखसत हो जाएं तो लोग आपको ये ना कहें कि वो शख्स ओहदे के लिए लड़ता रहा। इसलिए मेरा ईमान है कि हमें हमेशा मुल्क का सोचना चाहिए और अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए, और उसी के अंदर रहकर मैंने फाइट की है। आज भी मैं जब बैठते हैं हमारे पार्टी के कायदीन, मैं उनसे यही बात कहता हूं कि आप मेरिट पर फैसले करें, जिस तरह भुट्टो साहब, जिस तरह बेनजीर साहबा। देखे ना शहीद जुल्फ़िकार जी, मेरे ख्याल में आपकी कोई लाइन में खराबी आ गई है, आपकी आवाज़ जो है वो नहीं अभी आ रही, कोई लाइन में कोई गड़बड़ हो गई है। हेलो हेलो, जी 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 जी, जारी रखें। हेलो 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 हेलो, जी जी हुमायूं साहब, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। तो मैं गुजारिश कर रहा था, जिस तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो सियासत की वो आवाम में रह के की। जी, देखें, उन्होंने सियासत की मीनार पाकिस्तान की, उन्होंने वहां लाखों के जलसे से खिताब किया, उन्होंने मोची गेट, नासिर बाग, उन्होंने निश्चित पार्क कराची, इसी तरह
जितने बड़े जलसे थे तारीखी, अवाम की अदालत में गई। आज उनका बेटा अवाम की अदालत में जा रहा है, अवाम की अदालत में जाना चाहिए। तो हम बिलावल से ये मुतालबा करते हैं कि आप अपनी अजीम माँ और अजीम नाना के साथियों को पहचाने, उनको ढूंढें। ये किराए के लोग कल फिर चले जाएंगे जमातें छोड़कर। ये जो मुसाफिर हैं, ये जो दूध पीने वाले मजनू हैं, ये कल फिर निकल जाएंगे। ये ऐसे जाएंगे जैसे दूध से बाल निकलता है। तो इसलिए बिलावल साहब, आप उस मां के बेटे हैं कि जिसने पाकिस्तान के लिए अपनी जान दे दी, इस्लाम के लिए। आपका नाना फांसी के तख्ते पर चला गया, लेकिन उसने भीख नहीं मांगी। उसने इस मुल्क को एटमी कुव्वत दी। उसने 93,000 जंगी कैदी लाए। उसने 5,000 मुरब्बा मील का इलाका लाया। उसने कायदियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया। उसने पाकिस्तान को एक मुतफिका आइन दिया। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं समझता हूं ये एक सियासी यूनिवर्सिटी है। खुदारा, आपने जिस तरह भुट्टो साहब ने जमात को मजबूत किया, शहीद रानी ने मुश्किल वक्त में मजबूत किया, उसी तरह बिलावल साहब आप अपनी मां के साथियों को ढूंढें। वो पाकिस्तान के चारों सूबों में है, गिलगित में है, वो आजाद कश्मीर में है। उनको तलाश करें कि मेरी मां के साथी कौन है। तो मैं आज ये कहूंगा कि जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए और अल्लाह ताला की जात पर भरोसा होना चाहिए। ये इक्तदार आनी जानी चीज है। इंसान को सबसे बड़ी बात जमीर का सौदा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला से डरें, बाकी आप मुकाबला करें। हमायूं ज़मान साहब, आपने बात की कि पीपल्स पार्टी जो है वो अवामी जमात है और अवामी अदालत में जो लीडरान है उनको जाना चाहिए। अभी आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर 5-6 महीने के बाद, 1 साल के अंदर दोबारा इलेक्शन की तरफ जा रहा है आज़ाद कश्मीर, और एक बार फिर मैदान सजेगा। ये बताएं कि क्या आपकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो इस वक्त आपके मौजूदा सदर है आज़ाद कश्मीर के, इनके होते हुए आप आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जीत पाएंगे? और अगर क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर को इस मौजूदा सिनेरियो में क्या करना चाहिए, किन हालात में इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए? आसिफ साहब, गुजारिश ये है कि इस वक्त जो पार्टी के सदर हैं चौधरी लतीफ अकबर साहब जी, वो आज़ाद कश्मीर में, उन्हें ये चाहिए कि उन्हें पार्टी के अगर मजबूत करना है, अगर इलेक्शन में आपने जाना है, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं ना, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, हर तरफ देख लें कि तमाम उम्मीदवार जो है वो उन्होंने जोड़ तोड़ शुरू कर दिया है और अपने अपने इलाके में काम शुरू हो चुका है, इलेक्शन मुहिम शुरू हो चुकी है। जी जी। अब गुजारिश ये है कि पार्टी के जो लायल लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, जिन्होंने स्ट्रगल की है, पार्टी को ये फैसला करना चाहिए कि उन लोगों को टिकट दें जिन्होंने पार्टी के लिए एक तवील सफर तय किया है। और ये जो पार्टी है, पार्टी उसी सूरत में कामयाब होगी जब आप खुद इलेक्शन लड़ें। देखें ना, जब आप किसी के कंधे को सहारा लेकर चलेंगे तो उससे बड़ी खराबियां पैदा हुई। मुझे याद है कि पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो अलायंस किया, उससे पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो सबसे बड़ी जमात थी उसको कमजोर कर दिया गया एक साजिश के तहत। तो ये इलेक्शन में जब जाएं, इताद ना करें। पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है। जी जी, जो मुफाहमती सियासत है वो तो आपके कायद जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने शुरू की थी कि गठे मिलकर काम करना चाहिए। मुफाहमत की बात बीबी शहीद ने जब बात की थी तो बीबी शहीद तो पूरी उतरी मयार पर, लेकिन मुखालफत से ये हुआ कि ये वही मुफाहमत है जिसको शहीद रानी को जितने मुकदमात बने थे, जितनी बीबी ने शहीद ने सजाएं काटी हैं, वो नवाज शरीफ साहब के दौर की हैं। कैसी मुफाहमत है? इससे पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। बीबी शहीद ने तो माफ कर दिया, उसके बाद की सियासत देखें
कि जो लेकिन नवाज शरीफ बीबी साहब की और शहादत के बाद, ये तो दोबारा बीबी मोहतरमा की शहादत के बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने भी उसी मुफाहमत को आगे बढ़ाया ना। मुफाहमत को तो बढ़ाया, लेकिन पीपल्स पार्टी का बहुत नुकसान हुआ सर। पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा। अगर आप इलेक्शन में खुद सेपरेट इलेक्शन लड़ती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो मैं समझता हूँ बड़ी फाइट करती, पीपल्स पार्टी कभी तीसरे नंबर पर ना आती। अभी आप इसलिए देख रहे हैं कि मीरपुर में आपने हमेशा मुफाहमत की सियासत की है, और हमेशा जो आपका उम्मीदवार होता है उस बेचारे को आपने हमेशा इलेक्शन से पहले ही विदड्रॉ कर लेते हैं जब भी इलेक्शन आए। हालांकि पीपल्स पार्टी मीरपुर में कमजोर नहीं है। आसिफ साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा था। देखें, जी जब मीरपुर में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को टिकट मिला तो जब उसको तो उस वक्त कैंडिडेट ही नहीं था, तो उसको ड्रा होना पड़ा नवाज शरीफ के लिए। तो पीपल्स पार्टी के जियालों पर बड़ा बुरा असर पड़ा। उन्होंने कहा कि हम झंडा पीपल्स पार्टी का उठाकर शेर पर कैसे मोहरे मारें, ये हमारे खून में नहीं है, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। तो जमातें ऐसे कमजोर होती हैं, सियासी कारकुन उसी दिन दिल बर्दाश्ता होता है जब आप उसकी तवील जदोजहद पर पानी फेर देते हैं। तो इस तरह की जो मुफाहमत, इस तरह की मुफाहमत की जरूरत नहीं है, ना आजाद कश्मीर में ना पाकिस्तान में। नून अलहदा इलेक्शन लड़े, पीपल्स पार्टी अलहदा लड़े, पीटीआई अलहदा इलेक्शन लड़े, पता चले कि कौन कितनी ताकत रखता है, किसका वोट बैंक है, लोग किससे मोहब्बत करते हैं। तो जो जेन्युइन सियासी कारकुन होता है, जो जेन्युइन सियासी वर्कर होते हैं, वो अपनी जमात के साथ लॉयल्टी रखते हैं। तो इसलिए मैं बिलावल साहब से कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन आए उस पे आप अपनी अलहदा हैसियत का अपना लोहा मनवाएं। आजाद कश्मीर की पीपल्स पार्टी को किसी जमात के साथ इताअत की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसलिए जब आप दूसरे का कंधा इस्तेमाल करेंगे तो उसके पार्टी के वर्कर्स का बहुत नुकसान होता है। तो जमातें तजल्जली का शिकार हो जाती हैं, फिर जमातें अपनी हैसियत खो जाती हैं। इसलिए मेरा ये एक सियासी 30-32 साल हो गए मुझे सियासत करते हुए। अब मुझे बताएं कि जब पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट नहीं, मैं वोट किसको दूं? जब पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट का कैंडिडेट ही नहीं है आजाद कश्मीर में, तो कितनी बड़ी ज्यादती है। जितने इलेक्शन हमने चौधरी मजीद साहब के दौर में जो जिमनी है, एक भी नहीं दोबारा जीत सके। और आप सीटें देखें, क्या वजह थी? जब आप जियाले को नजरअंदाज करेंगे, जब जेन्युइन का पार्टी के कारकुन को आप साइड पे लगा देंगे, तो फिर वो इंतकाम लेगा, फिर वर्कर इंतकाम लेगा। और ये चीज बड़ी नुकसानदेह है। आगे इलेक्शन आने जा रहा है, अब चौधरी लतीफ अकबर साहब को पता होगा। हमायूं साहब, आने वाले इलेक्शन में क्या आप लाहौर से आजाद कश्मीर आएंगे और अपने जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं उनकी इंतखाब करेंगे? जी क्रैशी साहब, मैंने कहा कि आने वाले इलेक्शन में आप क्या लाहौर से आजाद कश्मीर आकर जो आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे उनकी इंतखाबी मुहिम में शिरकत करेंगे? मेरी पूरी कोशिश होगी, ना सिर्फ मैं इंतखाबी मुहिम में शिरकत करूं, मैं इंशाल्लाह खुद भी टिकट लूंगा पार्टी का। बहुत खूब, ठीक। मैं इंशाल्लाह खुद मीरपुर से टिकट लूंगा, पार्टी के पास जाऊंगा, अपने चेयरमैन के पास जाऊंगा और चेयरमैन साहब से मैं मिला हूं। मैं इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, जवान साल चेयरमैन, मेरी तो कायद शहीद। मीरपुर से उम्मीदवार हैं आइंदा इलेक्शन के लिए या किस, ये भी फाइनल नहीं किया? मेरा जी, मैं मीरपुर से इंशाल्लाह लड़ूंगा, जहां पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी। अगर मुझे महाजरीन की इधर लाहौर के अंदर से मैं अगर मुझे टिकट मिला, तब भी अगर मैं मीरपुर से अगर मुझे इलेक्शन के लिए टिकट मिला, मैं अप्लाई करूंगा और मैं इंशाल्लाह अपने चेयरमैन से मीटिंग करूंगा और मैं उनसे मुतालबा करूंगा कि इन जो इस वक्त मीरपुर के अंदर जो पार्टी के लोग हैं, इसमें मुझे मेरी एक तवील जदोजहद है। और ये अगर टिकट अगर किसी पैसे वाले को दिया गया या किसी बड़ी बरादरी को दिया गया या किसी मालो दौलत वाले को, तो हम अपने चेयरमैन के पास जाएंगे, हम अपनी फाइट करेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पार्टी मेरिट पर फैसला करेगी। ये मेरी इंशाल्लाह अपने चेयरमैन के साथ कमिटमेंट है कि मैं अपनी पार्टी के साथ चलूंगा और पार्टी के साथ मैं समझता हूं कि मैं अपना खून भी उसको दूंगा।
बहुत शुक्रिया हमायूं ज़मान मिर्ज़ा साहब आपका, आपने हमें लाहौर से ज्वाइन किया और हमारे खूबसूरत बातों से नवाजा, मसला कश्मीर पर भी और पीपल्स पार्टी की जो अंदरूनी सियासत है उस हवाले से भी आपने हमें बताया जो भी सूरत हाल है। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ, आपने अपना कीमती टाइम दिया। इंशाल्लाह मैं गाए बगाए आपको अपने प्रोग्राम में दावत देता रहूँगा। नाजरीन आपका बहुत शुक्रिया जो आपने हमारा 1 घंटे का प्रोग्राम सुना। इसी पर मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह नगहबान।